इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, आपने मलका तरन्नुम नूर जहां की ज़िंदगी के बहुत सारे वाक़यात सुने होंगे। उनकी दलेरी से वाबस्ता भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो आज भी तारीख़ का एक हिस्सा हैं। मैं आज आपको बताने लगा हूं कि मैडम नूर जहां जब कोई बात कहना चाहती थी तो ना वो देखा करती थी कि सामने उनके जर्नल है, किसी मुल्क का सदर है, किसी मुल्क का वज़ीर आज़म है या जैसा भी जिस मिजाज का भी वो इंसान होता अपने तौर पर। लेकिन मलका तरन्नुम नूर जहां किसी का लिहाज नहीं करती थी जब उन्हें कोई हक की बात कहना होती थी। 82 में जब वो इंडिया में गईं, प्रोटोकॉल के साथ गईं और उनके मिजाज को देखते हुए पाकिस्तानी हुकाम ने ख़ास तौर पर उन्हें कहा था, तरला एक तरह से डाला था कि मैडम देखिएगा कोई ऐसी बात ना हो जाए, क्योंकि उनकी मुलाकात इंदिरा गांधी से भी होनी तय थी। उनके शेड्यूल के अंदर ये बात मौजूद थी कि इंडिया की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी भी उनसे मिलेंगी और उनकी महफ़िल में भी आएँगी और ख़ास तौर पर उन्हें ध्यान रखना होगा, ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सदर पाकिस्तान ज़ियाउल हक की तरफ से बैकडोर जो डिप्लोमेसी शुरू हो चुकी थी फ़नकारों की मदद से इंडिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने की, और ज़ियाउल हक नहीं चाहते थे कोई ऐसी बात की जाए जिससे इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात जो हैं वो फिर से सियासी तौर पर बिगड़ जाएं। ये बड़ी एक उनकी डिप्लोमेसी का एक हिस्सा था कि वो फ़नकार इंडिया के भी पाकिस्तान में बुला रहे थे और वो आ रहे थे। लिहाजा मैडम नूर जहाँ जब गई दिलीप कुमार साहब से, देव आनंद साहब से और जो उनके दौर के जितने भी मौसीक़ार थे उन सब से मुलाकातें हुईं। मैडम ने लता के साथ मिलकर गाने भी गाए, दिलीप साहब के घर में भी बैठ के महफ़िल की। देव आनंद और साथ जितने भी उनके पुराने साथी थे उन सब के दिल बहलाने के अलावा भी वहाँ पर निजी महफ़िलों में उन्होंने अपने गाने गाए। फिर ऐसा मौका आया कि जब इंदिरा गांधी से मुलाकात हुई और इंदिरा गांधी ने उनसे फरमाइश कर दी और कहा कि हमने आपकी आवाज़ के बड़े चर्चे सुने हैं, मुलाकात नहीं हो सकी, आप तो पाकिस्तान चली गई, आपको तो इंडिया में ही रहना चाहिए था, आप क्यों चली गई? आपकी तो सारी फ़िल्में इंडिया में बनी हैं। मैडम नूर जहाँ से रहा नहीं गया, वो कहने लगीं, आपको मैं बता दूं कि उस वक्त इंडिया और पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री एक थी और कोई ऐसी रंजिश नहीं होती थी, कोई ऐसी सियासत नहीं होती थी। लिहाजा बम्बई के बाद लाहौर, लाहौर के बाद बम्बई, 2 ही बहुत बड़े गढ़ थे। तो लिहाजा मैंने फ़िल्मों में काम किया। उस वक्त ना पाकिस्तान था, ना भारत था। कोई तख़सीस नहीं थी, दिलों में इतनी नफ़रत नहीं थी, जो अब सियासत ने भर दी है। तो इंदिरा गांधी कहने लगीं, क्या इसमें इंडिया का कसूर है? हंस मैडम नूर जहां ने भी जवाब में कहा, आपको खुद इस बात पर सोचना चाहिए कि आपका कितना कसूर है। आप एक बड़ा मुल्क हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन आपके ज़िम्मे बहुत सारे ऐसे काम भी हैं जो आपको अक़लीतों के साथ भी, मुसलमानों के साथ भी और अपने हमसायों के साथ भी रवा रखने होंगे। अगर आप अपने हमसायों को जंगों में उलझा देंगी तो फिर किसके साथ आपके ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे होंगे? इससे आगे कि बात और बढ़ती, इंदिरा गांधी ने बात को खुद पलटा। वो समझती थी, उन्हें पता था कि मलका तरन्नुम नूर जहां वो बेबाक हैं और बात कहने से गुरेज नहीं करती, एक लेजेंड गुलकारा हैं और वो कौन सी इंडिया में रहती थी कि वो उनके आगे दब जाती। इंदिरा गांधी ने हंसते हुए कहा, चलें ठीक है, तो आपके गाने तो आज भी इंडिया में गूंजते हैं, मैं चाहती हूँ आप मुझे भी अपना कोई गाना सुनाएं। तो मलका तरन्नुम नूर जहां कहने लगी, मैं माजरत चाहती हूँ, मैं आज आपको कोई गाना नहीं सुना सकती, क्योंकि मैं आपकी मेहमान हूँ। जब आप मेरी मेहमान बनेंगी तो आप जितने चाहेंगी मैं गाने आपको सुनाऊंगा। ये इंडियन मीडिया को बात मालूम हुई तो इंडिया में आग लग गई, एक कोहराम मच गया। मीडिया में इस बात को उछाला गया कि मैडम नूर जहां ने इंदिरा गांधी को किस तरह के जवाब दिए हैं, और ये बात वहां के फिल्मी हलकों में भी ये बात गूंजी और कहा गया कि मलका तरन्नुम नूर जहां को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। दिलीप कुमार साहब के सामने जब देव आनंद ने यह बात की कि आपने तो कोई लिहाज नहीं किया हमारी वज़ीर आज़म का, तो दिलीप कुमार कहने लगे, ये तो मैडम का अपना मिजाज है, उन्होंने अपने तौर पर जो बात की है हम उनको किसी सूरत नहीं रोक सकते, ये इनका हक है। और फिर ज़माना बदलता है, जब बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान में वज़ीर आज़म बनती हैं और इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी को पाकिस्तान में बुलाती हैं, और उन्हें चूंकि ये सारी खबरें मिल चुकी होती हैं कि मैडम नूर जहां ने वहाँ इंदिरा गांधी को इस तरह बड़ा सख्त जवाब दिया था, उन्होंने अपने स्टाफ से कहा कि वो मलका तरन्नुम नूर जहां को राजीव गांधी के एजाज़ में होने वाली तकरीब में बुलाएं ताकि उनके गाने सुने जा सकें। तो उन्हें बताया गया कि उन्होंने तो इंदिरा गांधी को जवाब दे दिया था, तो ये कैसे मुमकिन होगा, हमें नहीं लगता। बेनज़ीर भुट्टो ने कहा, मैं भुट्टो की बेटी हूं और मैं जानती हूं मैडम नूर जहां
میرے والد صاحب کو پسند کرتی تھیں۔ تو ان کے سٹاف آفیسرز نے کہا کہ نہیں میڈم، بھٹو صاحب کے ساتھ ملکہ ترنم نور جہاں کے تعلقات کبھی بھی اچھے نہیں رہے تھے اور بڑے اختلافات رہے تھے۔ بے نظیر بھٹو نے یہ سنا، ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئیں۔ وہ کہنے لگیں ہو سکتا ہے ایسا ہو، لیکن جائیں اور آپ جا کر میرا پیغام خود ملکہ ترنم نور جہاں کو دیں اور انہیں بتائیں کہ بے نظیر بھٹو کی یہ خواہش ہے کہ راجیو گاندھی کے ساتھ جو محفل سجائی جا رہی ہے ان کے اعزاز میں، تو وہاں آ کر اپنے گانے ضرور ہمیں سنائیں۔ ملکہ ترنم نور جہاں تک جب یہ بات پہنچی اور انہیں پوری سٹوری سنائی گئی کہ بے نظیر بھٹو نے کیا کہا ہے اور بھٹو صاحب کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا ہے، تو بے نظیر بھٹو کی یہ بات سن کر ملکہ ترنم نور جہاں کہنے لگی بے نظیر خود ایک دلیر خاتون ہیں اور بڑی بے باک سیاستدان اور بڑی اعلیٰ دماغ کی خاتون ہیں۔ میں چاہتی ہوں ایک خاتون جو پاکستان کی وزیر اعظم بنی ہے، میں اس کی لاج رکھوں گی، میں جاؤں گی اور ضرور جاؤں گی۔ ملکہ ترنم نور جہاں جب راجیو گاندھی کے اعزاز میں ہونے والی تقریب میں پہنچی تو انہوں نے راجیو گاندھی سے کہا میں جب انڈیا میں گئی تھی تو آپ کی والدہ نے مجھے کہا تھا گانے کو، لیکن میں نے معذرت کر لی تھی اور میں نے کہا تھا کہ جب آپ میری مہمان بنیں گی تو میں آپ کو گانے سناؤں گی۔ آج وہ تو یہاں نہیں ہے، لیکن ان کا بیٹا جو انڈیا کا وزیر اعظم ہے وہ ہمارا مہمان ہے اور آج آپ کو میں 2 گانے سناؤں گی۔ میڈم نور جہاں نے انہیں فیض احمد فیض کی جو غزل ہے معروف زمانہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ آن، یہ بڑی دل ربائی کے ساتھ سنائی اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور اپنا معروف گیت سنایا۔ نور جہاں نے کہا اگر اور بھی آپ گانے سننا چاہیں گے تو ساری رات بھی میں آپ کی مہمان نوازی کے لیے یہاں موجود ہوں اور جتنے آپ چاہیں گے میں آپ کو گانے سناؤں گی۔ ملکہ ترنم نور جہاں کی یہ باتیں جو ہے میڈیا میں بہت اس دور میں وائرل ہوئی تھی۔ اخبارات کا چونکہ دور تھا، ٹی وی کا دور تھا، تو اس کے چرچے ہوئے تھے اور یہ کہا گیا کہ ملکہ ترنم نور جہاں کے جو دل میں بات ہوتی ہے وہ ٹھوک کر کہتی ہیں، وہ بات بھی کہہ جاتی ہیں جو کوئی حکمران نہیں کہہ سکتا۔ اس کی مثال جاتے جاتے میں آپ کو بتا دوں کہ ضیاء الحق کی بیگم شفیقہ ضیاء میڈم نور جہاں کے گانے سنا کرتی تھی، ان کی بڑی مداح تھیں۔ ایک دفعہ انہوں نے اپنے گھر میں بلایا، جب میڈم نور جہاں ان سے مل کر جانے لگی تو ضیاء الحق ان سے کہنے لگے میرے لائق کو خدمت ہو تو بتائیے گا۔ تو میڈم نور جہاں نے ہنستے ہوئے ان سے کہا آپ نے میری خدمت کیا کرنی ہے جنرل صاحب، آپ تو خود اس کے محتاج ہیں جس کا سارا زمانہ محتاج ہے، تو آپ مجھے کیا دے سکتے ہیں؟ میں بھی تو اسی خدا کی محتاج ہوں اور صرف مانگوں گی تو میں اسی سے مانگتی ہوں اور وہ مسبب الاسباب ہے، میرے سارے مسئلے حل کر دیتا ہے۔ ضیاء الحق جواب میں ہنس دیے کیونکہ وہ ایک ہنس مکھ انسان بھی تھے۔